आज का जो टॉपिक है वो कुछ रिएक्शन है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है। एमाइड से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। आज का जो टॉपिक है वो है सोडियम एल्कोक्साइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, 4-5 है ना, जिसमें एल्किनो के द्वारा होगा, एस्टर के द्वारा होगा, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा होगा, है ना, एल्केनो के द्वारा होगा, ये सब है ना, हेलोजेनो ट्राई हेलोजेनो के द्वारा। क्लियर है? तो सीधा टॉपिक में चलते हैं आज। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमारे जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, आप तो पता ही है। चलिए, तो सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड मतलब जो सोडियम है उस सोडियम के साथ ऑक्साइड जुड़ा होगा और साथ ही साथ कोई समूह एल्किल, एल्काइल, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसमें आर मतलब क्या है, कोई समूह है, CH3 जुड़ा है, CH3 CH2 जुड़ा है, वो आपके ऊपर है ना। तो सोडियम एल्कोक्साइड के द्वारा किसका बनना, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सीधा बहुत पॉइंट में आते हैं हम लोग कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, चलो इसको मैं रिएक्शन के साथ ही बताऊंगा, जैसे कि रिएक्शन बोलता हूँ जी, सॉरी, किसी समूह को जोड़कर बता देता हूँ मैं। सोडियम मेथॉक्साइड के साथ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मेथेन है, एक कार्बन, सोडियम मेथॉक्साइड। चलिए, यहाँ पर मैं सूत्र में ही बताऊंगा नॉर्मल आर के साथ, और इसके साथ ही बताऊंगा। तो जब सोडियम एल्कोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर है, के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिलीकरण द्वारा अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। सोडियम लवण कैसे बनेगा आगे देखेंगे, है ना। इस पर चलिए पहले यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले बात ये करते हैं कि यहाँ ये माइनस साइन, ये प्लस साइन आपको पता ही है ना। और ये CO है, मैंने बहुत जगह वीडियो में बताई है आपको कि ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ऑक्सीजन के साथ, हाँ जुड़ा होता है, अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली में इसका जो लुईस स्ट्रक्चर उसमें देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड दिखता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का 2 बॉन्ड इधर क्लियर करते हैं, 2 बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, अच्छी बात है। लेकिन ये CO है, ये अस्थायी है। एक्चुअली में जो CO2 है ना वो सही है ना। जो अर्ध कोई भी चीज़ ना पूरा जलता है या पूरी तरह से खपत होती है तब CO2 बनता है, और अर्ध खपत होती है तब CO बनता है, ये याद रखिएगा आप, है ना। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया था लुईस स्ट्रक्चर CO का, थोड़ा बहुत आपको कहीं काम आ जाए तो। कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये तो आपको पता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है आपको। चलो दोनों जोड़ के देखते हैं। तो ये देखिए, सिंगल बॉन्ड यहाँ से क्रिएट होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, अच्छी बात है ना। अब हम लोग ऑक्टेट पूरा करते हैं, ऑक्टेट अष्टक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। लेकिन कार्बन का देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका पूर्ण नहीं होता है। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैच करता है, मान लीजिए इसको क्रॉस कर देते हैं, अटैच करता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑक्सीजन का 9 हो गया, गलत हो गया। कार्बन का देखिए तो 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया, ये भी गलत हो गया। इस सिचुएशन में ये बॉन्ड बनना क्लियर नहीं हो पाता। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर मैं ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 ये 2 ही इलेक्ट्रॉन खपत करूं, अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऑक्टेट पूर्ण कर लिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी किसको, कार्बन। तो आप लोग जानते होंगे कि सहसंयोजी बंध होता है, उपसहसंयोजी बंध होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन वाले, है ना। उपसहसंयोजन बंध, सहसंयोजन बंध और आयनिक बंध होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड निर्मित होता है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और एक बॉन्ड बनाता है, क्लियर है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके लिए गिना जाएगा, देखिए ध्यान से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा ऑक्सीजन के लिए और कार्बन के लिए। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हो गया। इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन का ऑक्टेट पूर्ण हो गया। मतलब ये जो बॉन्ड है, तीसरे नंबर का जो बॉन्ड है, ये आपके पास
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले पार्ट में आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और उपसहसंयोजी बंध है ना, ये आपको O3 में भी मिलेगा। O3 का स्ट्रक्चर आप जब पढ़ोगे 3 ऑक्सीजन का जी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ चलो इसको छोड़ो, अब बात करते हैं, ये तो हमारा पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि इसमें ये रिएक्शन किसके साथ करेगा। चलिए देखिए, तो हमारे पार्ट ये CO है, तो CO को मैंने बताया था आपको कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन के साथ। देखिए मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया होगा कि आपको कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पर भी वो सही है। क्लियर है? लेकिन एक्चुअली में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये नॉर्मल बॉन्ड, ये मेन बॉन्ड इसका है। ओके चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन देखते हैं। 1 2 इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, पता है ना। ठीक है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो खर्च कर दिए इन्होंने, 1 2 3 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। क्लियर है? इसके पास मतलब 1 2 इसी का है और ये 2 इसी का है। क्लियर है? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा, इसके कार्बन मोनोऑक्साइड ही है ना। ठीक है, तो ये अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, अटैक करेगा। क्लियर है बात अपने पास? ये आपके पास माइनस आयन है, मतलब यहाँ देखिए ये O है, ये अपने पास माइनस आयन वाले हैं। मतलब अगर यहाँ का बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना, यहाँ का बॉन्ड टूटता है, तो देखिए हमारे पास CH3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा CH3। तो कार्बन को कितने बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए यहाँ का जो बॉन्ड टूटेगा है ना, उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कहीं शिफ्ट होगा, मतलब कहा जाएगा इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना। क्यों? और एक बात आपको पता है पहले से कि कार्बन कितने बॉन्ड क्लियर करता है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड क्लियर करता है, तो एक बॉन्ड फ्री हो जब यहाँ पर टूटा तो। ठीक है, उसी तरह ये O और Na जब बाहर हुआ तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है। क्लियर है? ये प्लस में है, ये माइनस में अपने पास, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये यहाँ का एक बॉन्ड, मतलब यहाँ पर ये वाला जो भाग है वो भी एक बॉन्ड ढूंढ रहा है और यहाँ का वाला भी एक बॉन्ड ढूंढ रहा है। अब बात करते हैं कि ये जुड़ेगा कहाँ। एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि आप ये वाला बॉन्ड ढूंढ रहा है, ये वाला बॉन्ड, इसी को फिर जोड़ दो तो फिर ये बन जाएगा, है ना। ऐसा मत करना है, ठीक है। अपनी क्या बोलते हैं, नामिका कर देती है फिर ऐसी। हाँ, अब यहाँ जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, ध्यान समझिएगा, है ना, थोड़ा से कि इस कार्बन के साथ ये वाला भाग देखिए यहाँ आकर जुड़ता है आपका ये R वाला भाग मतलब CH3 वाला भाग, ये आकर जुड़ेगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहाँ आकर जुड़ता है, क्लियर है, तो एक बॉन्ड यहाँ से क्लियर कर लेगा ये CH तो ये बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी नहीं अपने को, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ से यहाँ पास हमारे पास जब एक एक बॉन्ड बनता है तो इस जगह इस बॉन्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती हमको। देखिए ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बन गया किसके बीच, CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को देखिए, लुईस स्ट्रक्चर को छोड़िए, अब बस इतना क्लियर करिए कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड क्लियर करता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही क्लियर करता है, याद रखिएगा, है ना। स्ट्रक्चर में आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो 2 बॉन्ड है वो मेन बॉन्ड है, ये पूरा केवल कार्बन के ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए बना गया है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, ये आपको पता है ना। तो अभी रियल देखेंगे तो डबल बॉन्ड क्लियर करेगा ऑक्सीजन और एक बॉन्ड क्लियर करेगा CH3। अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका किसका, कार्बन का, है कि नहीं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है, इसमें इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, तब ये जुड़ गया कार्बन के साथ। ओके, वो बात तो सही है। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, यहाँ पर भी तो एक जगह है खाली, है ना। तो यहाँ देखो ये वाला भाग है वो जुड़ेगा इसके साथ ONA। तो ये कैसे जुड़ा है, देखिए ध्यान से, ये जुड़ा है आपके साथ CH3, यही R है, मतलब R, ये जुड़ा है कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, और डबल बॉन्ड के साथ कौन है, ऑक्सीजन। मैंने बताया था यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ता है, ONA। तो यहाँ पर बना सोडियम लवण, क्या प्राप्त हो अपने को, सोडियम लवण, RCOONA। क्लियर है, मतलब यहाँ पर CH3
COONA ऐसा प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये जो मैंने बताया मैं ना, ये अपना ट्रिक्स है, ऐसा अलग से आपको कहीं पर नियम नहीं दिखेगा। क्लियर है ना? आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या है ना। तो CH3COONA यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हुई। अब यहाँ तो बन गया, क्या बन गया? सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट कहेंगे इसको, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा से सिचुएशन समझिएगा। यहाँ पर हम लोग जब लिए हैं तो यहाँ पर उच्च दाब है ना, और 160 डिग्री सेल्सियस लगभग, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया है तो कार्बोक्सिलीकरण द्वारा अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, सोडियम लवण प्राप्त होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सोडियम लवण प्राप्त होता है इस पर तनु खनिज अम्ल की क्रिया के, इस पर तनु खनिज अम्ल, खनिज मतलब क्या होता है अपने पास कि तनु भी होना चाहिए, वो भी देखिए तनु होना चाहिए, और खनिज अम्ल बोल रहे हैं, मतलब क्या है कि हमारे पास अम्लम क्या है? H2SO4, ठीक है, HCl, ये Cl, क्लोरीन खनिज, क्लियर है, क्लोरीन खनिज। तो इस पर तनु खनिज लवण नहीं, इस पर तनु खनिज अम्ल की क्रिया के अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। मतलब इसका क्रिया करा दो सीधा से HCl के साथ, ठीक है। किसके साथ करा देंगे इसका क्रिया? HCl के साथ। एसिडोलाइसिस कहते हैं इसको, एसिडोलाइसिस। अब यहाँ पर रिएक्शन देखिए, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na और H प्लस Cl माइनस। ये N माइनस प्लस होता है, पता है आपको। इस क्लोरीन को ले लेगा और क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब बचा क्या? यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो गया क्या? ऑक्सीजन का। तो ये लेगा ऑक्सीजन, इसको हाइड्रोजन को, और ये बनाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो बन गया RC डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो ये बन गया आपका RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ और कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन प्लस NaCl बना। और इधर देखेंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH, H मतलब इसको मैं स्ट्रिक्चर लिख दिया, इसको नॉर्मल लिख दिया, और क्या निकला बाहर? NaCl। तो ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल। क्लियर है? यह हमारा मेन नाम तो आप जानते ही हो, एथेनोइक। 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन मतलब एसिटिक अम्ल इसका साधारण नाम है, और एपिसी नाम में देखेंगे तो एथेनोइक अम्ल। क्लियर हो गया? तो ये बन गया एथेनोइक अम्ल। क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट आता है एल्किनों के कार्बोक्सिलीकरण से। एल्किन में अपने पास क्या है? देखिए, एल्केन होता है और एल्काइन होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आपको पता है ना। तो अभी हम लोग एल्किन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब डबल एन। मेथेन का मेथिन एथेन है, एथेन। अगर इसका एल्किन बनाएंगे तो एथिन, और एल्काइन बनाएंगे तो एथाइन। ठीक है। अब हम लोग एथिलीन के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर मैं इसका डिटेल नहीं लिख पाया हूँ, है ना। केवल समझिएगा कि जब एल्किन हमारे पास है, एल्किन, तो हम लोग ले लेते हैं क्या? एथिलीन, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है? तो जब एल्किन को हम लोग किसके साथ? CO मतलब आप लोग जानते हो, वही कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको कोच अभिक्रिया मैंने पढ़ाया रखी है आपको उस अच्छा, कोच अभिक्रिया जगह आप देखेंगे, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, वहाँ पर मैंने बोला है आपको डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको अभी समझाया, वो आपको समझ आ गया होगा कि डबल बॉन्ड क्यों बोला वहाँ पास, है ना। यहाँ पर एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन का रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहेगा। क्यों? जब यहाँ पर 2 और बॉन्ड क्लियर होगा तब। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि एल्किन, जब एल्किन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा भाप का मिश्रण, ठीक है, और किसी उत्प्रेरक मतलब हमारे पास कोई उत्प्रेरक में क्या रहेगा? अच्छा, भाप भी रहेगा ना। भाप रहेगा मतलब क्या रहेगा? अपने पास H2O
है ना। यहाँ पर H2 लिख दीजिएगा, H2O। और कोई भी उत्प्रेरक जैसे कि हमारा फास्फोरिक अम्ल है H3PO4 की उपस्थिति में लगभग 573 से 673 केल्विन ताप पर अगर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। जब एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा भाप के मिश्रण के साथ अधिक दाब पर है ना, अधिक दाब पर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे कि फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, छोटा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है ना, जो एकदम ज़्यादा सॉलिड नहीं होता है। सॉलिड बोल दिया, मतलब कहा जाए मोनो मतलब छोटा, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं इस रिएक्शन में मैंने CO की संरचना आपको बता रखी है। बस बात ये करते हैं कि यहाँ का कोई बॉन्ड आकर सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा, कार्बन पर करेगा। कहाँ पर करेगा, कार्बन पर। तो मैं पहले से लिख दिया रहता हूँ किसको, कार्बन को कैसे लिख दे रहता हूँ, CO को ऐसे में डबल बॉन्ड के साथ लिख दे रहता हूँ। क्यों, और आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का जुड़ता है ना, लेकिन मैं पहले लिख दिया हूँ। क्लियर है। अब कोई भी यहाँ से आकर अटैक करेगा, चलिए CO पर अटैक, कार्बन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से क्लियर हो गया है ना, क्लियर है। वैसे मैं ट्रिपल बॉन्ड का फिर बताऊंगा, भी लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये अगर अटैक करेगा, कार्बन से जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, याद रखिएगा, है ना। तो कार्बन से जुड़ेगा तो ये कार्बन इसका जुड़ा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, ये अगर माजा जुड़ता है तो ये तो बात समझ आती है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा ना, मतलब एक बॉन्ड बाकी रह गया, ठीक है। अब इधर देखो तो 1 2 3 4 5 4 बॉन्ड तो क्लियर नहीं करता। कौन क्लियर नहीं करता है, कार्बन करता है, क्या नहीं करता है ना। गोमती करते होगी, सोच रही होगी, है ना, लेकिन नहीं करता है ना। तो 1 2 3 4 5 4 बॉन्ड हो गया, सॉरी 5 बॉन्ड हो गया। तो एक बॉन्ड तो यहाँ से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड क्लियर नहीं करता है ना। अब यहाँ पर इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया कार्बन का, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब हमारे पास तो एक और चीज़ है H2O है ना हमारे पास। H2O में क्या होता है, H+ होता है और क्या होता है, OH- होता है, पता है ना आपको। तो यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, तो दो जगह खाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कहाँ जा सकता है, अब सिचुएशन यहाँ देखेंगे कि ये OH कहाँ जाएगा और H कहाँ जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस तरफ की, ये हमारा मेन टॉपिक है इधर का, क्योंकि इसका एक बॉन्ड क्या हो गया है, टूटा हुआ है, मतलब टूट के जब जुड़ता है तो रिएक्शन में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि अगर हम लोग H को लाते हैं कि OH को लाते हैं। देखिए दोनों का एक ही होता है, याद रखिएगा, 1 इसका भी 1 होता है, एक बॉन्ड ये भी क्लियर करता है, एक बॉन्ड ये भी क्लियर करता है। लेकिन हम लोग किसको पहले लाएं, तो एक्चुअली में आपको पहले से पता है भाई, हाइड्रोजन ही गया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अधिकतर क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसी क्षेत्र में हाइड्रोजन लाने की कोशिश करेंगे क्या, है ना। और दूसरी बात ये करते हैं यहाँ से हम लोग कि OH इस कार्बन के पास क्यों आता है, ये जो OH है इस कार्बन के पास क्यों आता है। ये माइनस आयन वाले हैं, इलेक्ट्रॉन वाले हैं, पता है, इलेक्ट्रॉन वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ये इसके पास कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं सिचुएशन बताता हूँ। जब आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड पढ़े होंगे तो आपको पहले से पता होगा कि ये प्लस आयन होता है, ऑक्सीजन आंशिक रूप ऑक्सीजन आंशिक रूप से क्या होता है, माइनस आयन होता है, ये क्या होता है, प्लस आयन होता है आंशिक रूप से ना, ठीक है ना। तो ये प्लस वाले के पास कौन जाने की कोशिश करेगा, माइनस जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब OH यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, क्लियर है। तब क्या बचेगा अपने पास, क्या बनेगा, ये देखिए, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, CH3, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड के साथ CH2, 2 हाइड्रोजन, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ O, इस O को ऊपर लिख रहा हूँ, है ना, और सिंगल बॉन्ड के साथ OH, क्लियर हो गया, नहीं हुआ, हो गया, देखो ध्यान से ना। ये हमारे पास क्या बना, यहाँ से ये अटैक किया इसके पास, क्लियर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, है ना। यहाँ अटैक किया इसके पास, तो ये तीनों का ऑक्सीजन जुड़ गया, सॉरी तीनों कार्बन जुड़ गया, और यहाँ से बॉन्ड टूटा, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये C को पहले लिख देता हूँ यहाँ पास, एक C को दूसरा को, या एक C को, यहाँ तीनों को लिख देता हूँ मैं। ये वाला C ये है, ये वाला C ये है, ये वाला C है, ये है, ख़त्म। इसमें 2 हाइड्रोजन है क्या, ये एक हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, और 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ H2O में से एक हाइड्रोजन है और एक OH है। तो OH तो कार्बन के पास जाकर जुड़ता है, और H है कहाँ जुड़कर जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है। तो ये 3 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 पहले से है, एक और आकर जुड़ गया, तो CH3, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं हम लोग थोड़ा से,
कि हमारे पास ये वाला भाग कहाँ पास है, ये वाला भाग यहाँ पर एक दो ही क्या है अपने पास है, हाइड्रोजन है। अब ये सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, और ये जुड़ा है किसके साथ, कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ जी, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर केवल CH2 रहेगा। क्यों, 1 2 दो ही कार्बन, 2 ही हाइड्रोजन था, क्लियर है। और ये C, अब O ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये ऑक्सीजन को रहने दो, ठीक है। और एक OH आकर और जुड़ा है, मतलब ये ऐसा आकर जुड़ा है, मतलब CH3 CH2 C डबल OH, ये बन गया आपका मेथेन एथेन प्रोपेन, तो ये हो गया आपका प्रोपियोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। तो ये एल्कीन के कार्बोक्सिलीकरण से है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एस्टरों के जल गठन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना। चलो अब लेन वाला कापी आ गया। एक जन ने कमेंट कर दिया था कि लेन वाला कापी में अच्छा नहीं लगता सर, तो मैं क्या करूं उसमें, है ना। तो एस्टरों के जल अवघटन से, ये अपना बच्चा तो कमेंट नहीं करते, हमको पता है, क्योंकि हमारे अपने स्कूल के जो बच्चे हैं वो नादान है ना, कमेंट करते नहीं, लॉक करते नहीं। बाकी बाहर के लोग 25% अपने सब्सक्राइबर लोग करते हैं, और अपने पास 75 लोग बाहर के लोग करते हैं। ओके, तो एस्टरों के जल गठन से, एस्टर क्या है अपने पास, एस्टर का सूत्र आपको पता है क्या, कि अपने पास RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये हो गया R, दोनों तरफ समूह अपने पास भैया, है ना। ये एस्टर हो गया अपने पास, क्या हो गया, एस्टर। तो एस्टर के जल अपघटन से, जल अपघटन मतलब अपने पास क्या है, जल है भैया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, H+OH करके अलग अलग करके, क्योंकि रिएक्शन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्लियर है। चलिए अब इसी को मैं थोड़ा से एथिल एस्टेट में बताता हूँ। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एंटेन जो भी है, तो मेथिल बेंजोएट बताऊँ, चलो दोनों बता देता हूँ क्योंकि आप लोग होशियार हो। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक समूह CH3 हो गया, यहाँ पर R की जगह, R डैश की जगह हम लोग ले देते हैं C2H5, ठीक है। ये C2H5 हमारे पास क्या है, सबको पता है पहले से, है ना। यहाँ एक चीज़ और क्लियर करते हैं थोड़ा से नीचे, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एस्टर ही है ना, तो इन तीनों में मैं बनाकर दिखाता हूँ फटाक से। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ थोड़ा से समझिएगा, इसका क्या नाम है, एथिल स्टेट ना, ठीक है, ये C2H5 के कारण एथिल एसीटेट, और इसका नाम हो जाएगा आपका मेथिल, CH3 यहाँ से मेथिल, और ये फेनिल है, लेकिन एक्चुअली में फेनिल नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग बेंजो बोलेंगे, बेंजो। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये इसको रिंग ग्रुप में लिखता हूँ मैं ऐसे, क्लियर है, C6H5 को जी। तो रिंग के बाहर एक कार्बन है, यहाँ पास रिंग का बाहर एक कार्बन है, तो एक कार्बन हो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बेंजो बोलते हैं, बेंजो। अगर एक यहाँ पर कार्बन नहीं होता ना, कुछ और होता, तो मैं इसको फेनिल बोलता, क्लियर है। तो मैंने यहाँ को बोल दिया बेंजो, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, मेथिल बेंजो एट, बेंजोएट एस्टर है ना, और ये हो जाए आपका एथिल एसीटेट, क्लियर है। चलो तीनों बना के देखते हैं। अब यहाँ देखिए एकदम रिएक्शन सबसे ज़्यादा सरल रिएक्शन है। ये देखिए ये ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज होता है, आपको पहले से पता है। ये आपके पास आंशिक रूप से प्लस चार्ज होता है, ये आंशिक रूप से माइनस चार्ज होता है, ये भी आपको पता है ना। अब क्या होगा, अपने पास दो सिचुएशन है कि ये माइनस चार्ज वाले किसी प्लस चार्ज को खींचे और ये प्लस चार्ज वाले किसी माइनस चार्ज को खींचे, तो ये OH यहाँ पर जाकर जुड़ेगा। अब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, समझ जाइएगा आप लोग कि जब ना ये OH यहाँ अटैक करेगा, OH यहाँ पर अटैक करेगा, तो कहीं ना कहीं का बॉन्ड टूटेगा। बात समझ रहे आपको। चलो यहाँ देखते हैं, ये एज अगर यहाँ पर जाता है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, इधर कहीं टूटेगा, क्योंकि इसका समूह है ना, इसका समूह है, ओके। यहाँ का बॉन्ड ही टूटेगा, याद रखिएगा पहले से, है ना। और एक चीज़ और समझना है आपको कि इस जगह का जब बॉन्ड टूटेगा तो इसको मिलेगा हाइड्रोजन, मतलब ये OH हो जाएगा, एल्कोहल समूह हो जाएगा, और ये R हो जाएगा, मतलब एक और CH3 वगैरह जो भी रहेगा तो एल्कोहल बन जाएगा वो,
है ना। तो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से कि ये जब आकर यहाँ से अटैच होता है इसके साथ तो ये बनता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है। ये बन गया आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस OR और H बचा तो R डैश और क्या होएगा, R डैश के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ कौन आकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन, OH हो गया, एल्कोहल बन गया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। समझ आया। चलिए इसमें देखते हैं एथिल एसीटेट में, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन फिर वही है सेम, किसके साथ क्या करवा देंगे, OH H यहाँ आकर जुड़ेगा, OH यहाँ आकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। एसिटिक अम्ल आ गया, एसिटिक अम्ल। और क्या बचा, C2H5O है क्या, C2H5OH, इसका नाम बताइएगा ज़रूर, है ना, एथिल एल्कोहल C2H5, है ना। तो इस तरह से ये अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। और इधर में देखें तो मेथिल बेंजोएट में देखेंगे तो ये पर भी H प्लस OH माइनस यहाँ जाकर जुड़े, कहाँ जुड़ेगा जी, यहाँ जाकर जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, रिंग को लिख देता हूँ मैं, C6H5 को किसके साथ, C के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा है ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में आकर जुड़ेगा कौन, OH जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। और यहाँ पर क्या लिख लेगा, CH3 बाहर हो गया क्या, CH3 और क्या है साथ में ऑक्सीजन है और उसके साथ क्या आकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास मेथेनॉल जी, ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा ये। क्लियर है। तो ये हो गया आपका एस्टर के जल अपघटन से। चलिए आगे आता है मैलोनिक एस्टर से और आता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से। एक्चुअली में ये दोनों एकदम सरल है, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करने के लिए बताया था थोड़ा सा कि चलो इसको मैं नहीं बताता हूँ, इसको बताता हूँ सीधा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से, है ना। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब मैलोनिक अम्ल है अपने पास, है ना। मैलोनिक एस्टर अलग है ना। मैलोनिक एस्टर क्या है, CH2COOC2H5, ये दो जने होता है। क्लियर है। अब मैलोनिक अम्ल के बारे में बात करते हैं तो CH2COOH मतलब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैलोनिक अम्ल तो इसका मैं डिटेल नहीं करूँगा ज़्यादा कि जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक दो जने हैं ना, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, विकार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बन का बाहर होना, है ना, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा 1 मोल CO2 बाहर निकल जाता है और बनता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कैसा हो जाएगा, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा बाबा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका C, ये हाइड्रोजन ऊपर का, ये हाइड्रोजन नीचे का, और यहाँ पर ये निकल गया तो हाइड्रोजन बचा ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा और ये बचा COOH। तो क्या बन गया अपने पास, CH3COOH, एस्टिक अम्ल बन गया। क्लियर है, ये हो गया। चलिए छठवां में चलते हैं हम लोग। छठवां है एल्केनों के, एल्केन के ना, एल्केन मतलब कोई भी समूह रहेंगे उसका ना, एल्केनों के ट्राईहेलोजन ये व्युत्पन्न है ना, व्युत्पन्न क्या है बताइएगा जरूर कमेंट में, है ना। व्युत्पन्न के जल अपघटन द्वारा मतलब सीधी बात है कि एल्केन के ट्राईहेलोजनों के द्वारा, है ना। तो एल्केन मतलब कोई भी समूह जोड़ देंगे यहाँ पर R, है ना। और ट्राईहेलोजन बोले तो कितने हेलोजन होना चाहिए, 3 हेलोजन होना चाहिए, टेट्राम 4 होता है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर डिटेल कर देता हूँ मैं थोड़ा से कि एल्केन के ट्राईहेलोजन उत्पन्न है, ठीक है ना, जिसमें से तीनों हेलोजन है, जो तीनों हेलोजन है, उस तीनों हेलोजन परमाणु हैं वो समान कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। समान कार्बन पर मतलब नॉर्मली कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। क्षारीय विलयन के साथ, किसी क्षारीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बाप है क्षार का, है ना। तो किसी क्षारीय विलयन के साथ जल अपघटित करा दिया जाए, पहले क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करवाएंगे, उसका जल अपघटन करा देंगे, ओके, तब हमको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। जब एल्केनों के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न, है ना, को क्षारीय विलयन के साथ जल अपघटित कराया जाता है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। देखिए सोडियम प्लस आयन वाले हैं, आपको पता है। एक्चुअली एक देखिए हमारे पास 1 2 3 3 लड़की है और एक लड़का है,
यानी शादी नहीं हो पाएगी, तो इसको अपने को 3 की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, क्योंकि सोडियम प्लस आयन वाला ये हेलोजन क्या है भाई, हेलोजन क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब ब्रोमीन, ये सब क्या है माइनस आयन वाले, आपको पता होगा, है ना, बच्चे नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली जब क्रिया होगी तो क्या होगा कि सोडियम प्लस वाले 3 जन होगा तो हेलोजन 3, मतलब सोडियम हैलाइड बनाएगा ये, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, जो भी बनाएगा, है ना, पोटेशियम क्रांति भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास NaX, मतलब ये कितने हैं, 3 Na है, मतलब 3X है अपने पास, मतलब 3NaX से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा जब गर्म करेंगे तो, क्लियर है। तो यहाँ पर एक मध्य उत्पाद प्राप्त होगा अपने को RC। अब यहाँ से ये सब निकल गया तो इस कार्बन का बॉन्ड कौन क्लियर करेगा, मैं। यहाँ पर तो Na के पास 3 Na था तो 3 OH भी था, क्या 3 OH था ना, ये इसके पास क्लियर करेगा बॉन्ड को, सीधी सी बात है ना, OH OH OH, क्लियर है। अब यहाँ पर होता है इसका जल अपघटन, जल अपघटन मतलब क्या, H2O का बाहर निकलना, किसका बाहर निकलना, H2O का, तो क्या बचा अपने पास RC। अब ये O बचा और ये O बचा, तो एक ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं रह सकता, ठीक है, और यहाँ OH तो रह सकता है ना, ये राजा आदमी है ना, लेकिन ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड क्लियर करता है ऑक्सीजन और कार्बन 4 बॉन्ड क्लियर करता है, तो ये हमको प्राप्त हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हो गया। इसी को हम लोग अगर सिचुएशन ऐसे बनाकर देखें, क्लोरोफार्म में CHCl3, ओके, किसके साथ क्रिया करवा दो, पोटेशियम या सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो 3 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, गर्म कर देते हैं बाबा, है ना, तब क्या माइनस कितना निकल है, KCl निकल जाएगा बाहर, वही सेम सिचुएशन है ना, और क्या हो जाएगा अपना CH है क्या अपने पास, CH और O हाइड्रोक्साइड यहाँ से 3 निकलेगा, तो ये हो जाएगा OH3, इसका हम लोग करा देते हैं जल अपघटन, यहाँ से जल अपघटन कराएंगे, देखिए यहाँ पर इसको मैं H से लिख दूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा क्या, OH OH OH, क्लियर है। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ जल अपघटन, क्लियर है, तो क्या बचा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो ये प्राप्त हो गया आपको, ये मेथेनॉइक अम्ल है ना। देखिए यहाँ पर मैं 2 कार्बन के बारे में बात कर रहा था ना, यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है, यहाँ पर CH3 और जुड़ता है तो 2 कार्बन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन क्या है मेथेन संबंधित, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा HCOOH है, मतलब इसका नाम हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से ये सब कंप्लीट हो गई आपका एल्कोहल के ट्राई उत्पन्न से, और आगे एक आता और आ सकता है जिसमें से आप देख लेंगे या कुछ आपको कमेंट करना है तो कर सकते हैं, ओके। और आएगा आपका एसिल हैलाइड के साथ, एसिल हैलाइड भी देख लीजिए आप लोग अलग से। आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण।